मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं आज आपको भारत की जल प्रवाह प्रणाली के बारे में बताऊंगी कि भारत की नदियों का अपवाह सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले अपवाह सिस्टम क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए बेटा कि अपवाह सिस्टम क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है। एक नदी जब किसी क्षेत्र से जल ग्रहण करती है तो वो वहाँ का अपवाह सिस्टम कहलाता है। अब अपवाह सिस्टम में कि एक वो कटोरी नुमा आकृति, जहाँ से देखिए बेटा ढाल की ओर पानी चलता है तो ऊंचाई से निचाई की ओर जब पानी चलता है तो वो वहाँ का अपवाह सिस्टम कहलाता है। अब आता है कि अपवाह तंत्र में कौन कौन से अपवाह सिस्टम माने जाते हैं। देखिए एक तो है उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, एक होता है दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। तो उत्तर भारत में तो हिमालय पर्वतीय नदियों का अपवाह तंत्र, इसमें भी बेटा दो प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। एक तो वो नदियाँ जो हिमालय को पार करके बहती हैं, उसके विपरीत दिशा में बहती हैं, ये कहते हैं पूर्वगामी अपवाह तंत्र का उदाहरण। इसमें बेटा सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा है जो ढाल के अनुरूप बहती हैं, वो नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, ये सारी की सारी नदियां हैं, आपके घाघरा, ये सारे सारे ढाल के अनुरूप बहती हैं। तो हिमालय का अपवाह तंत्र वो भी फिर हम डिवाइड करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। फिर आपके आता है दक्षिण भारत की नदियाँ। तो उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में भी बहुत अंतर है। दक्षिण भारत की नदियों में हम कहेंगे कि ये मोस्टली अनुगामी अपवाह तंत्र का ही उदाहरण है, किंतु इसमें भी जो नर्मदा और ताप्ती है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। शेष जो नदियाँ हैं, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, ये सारे के सारे आपके दक्षिण भारत में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और उत्तर भारत में भी इस प्रकार की नदियाँ हैं। तो अब हम एक एक अपवाह तंत्र को उठाएंगे बेटा। सबसे पहले हम भारत के अपवाह प्रदेश, तो एक तो सिंधु अपवाह प्रदेश है जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। ये जैसे सारे के सारे जो इसमें नदियाँ हैं उसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सिंधु तो है ही। तो ये सारी नदियाँ हैं। इसी प्रकार से ये देखिए ये सारे के सारे। दूसरा है बेटा इसमें आपके गंगा अपवाह प्रदेश। गंगा अपवाह प्रदेश है वो भारत के कुल अपवाह क्षेत्र के 25% भाग पर फैला है और इसमें गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंडक, ताप और राप्ती, काली, महानंदा, कोसी आदि नदियाँ इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ जैसे चंबल, दामोदर, सोन, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, केन, ये सारे के सारे गंगा अपवाह तंत्र की सहायक नदियों की सहायक नदियाँ हैं। अब आता है आपके ब्रह्मपुत्र अपवाह क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र में राका, सापू, नांग, चू और गियामदा, दिबांग, लोहित, सुबनगिरी, तिस्ता, बूढ़ी दिहांग, कोपोली, धनसारी आदि नदियाँ शामिल हैं। अब आता है दक्षिणी भारत का अपवाह प्रदेश। इसमें बेटा जैसे नर्मदा और तापी का अपवाह प्रदेश है जो अरब सागर में गिरती हैं, और इसके अतिरिक्त जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें महानदी अपवाह क्षेत्र है, गोदावरी अपवाह क्षेत्र, कृष्णा अपवाह क्षेत्र और कावेरी अपवाह क्षेत्र। नर्मदा और तापी का बता ही दिया था मैंने। तो ये अनेक अपवाह प्रदेश हैं। पश्चिमी राजस्थान की लूणी नदी ही अरब सागर तक पहुंच पाती है और इसका भी अपना अपवाह क्षेत्र है। तो सबसे पहले बेटा अपन करेंगे उत्तरी भारत की नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो सिस्टम, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे फर्स्ट गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी है और स्ट्रैबरो महोदय कहते हैं कि बेटा ये 3 महाद्वीपों में सबसे बड़ी नदी है जिसकी कम से कम जो चौड़ाई है वो 10 स्टैडिया यानी कि 10 स्टैडिया बराबर है 1 मील या 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं। ये चौड़ाई है इसकी 1.5 किलोमीटर। मैगस्थनीज के अनुसार इसकी चौड़ाई 100 स्टैडिया है और गहराई 36 मीटर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये नदी हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका
कि केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। इसके अफवाह प्रदेश में भारत के सबसे घने बसे और उपजाऊ प्रदेश आते हैं बेटा। बिहार, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, तो और उत्तर प्रदेश, ये मेन इसके हैं। और कहते हैं कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से मिलकर ही हिंदू सभ्यता का विकास हुआ है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो यमुना, रामगंगा, कर्नाली, राप्ती, गंडक, कोसी और काली हैं। गंगा वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का ही सम्मिलित रूप है। और हम ये कहते हैं कि ये भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद साथ साथ और आगे बढ़ते जाते हैं तो और इन नदियों का विकास होता जाता है। अलकनंदा जो नदी है वो तिब्बत की सीमा के निकट गढ़वाल हिमालय से निकलती है 7800 मीटर की ऊंचाई से। अलकनंदा में भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल होता है। और ये धौली जो नीति पास दर्रे के पास है बेटा, और विष्णु गंगा जो माना दर्रे के पास है, इसके पास ये मिलती है कामेट से। ये नदियाँ दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग के निकट एक हो जाती हैं। और इसके बाद अलकनंदा मध्य हिमालय के प्रमुख और गहरे खड्ड से होकर बहती है, जिसमें एक ओर तो नंदा देवी शाखा है और दूसरी ओर बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ हैं। तो ये इसकी जो अन्य जो सहायक नदियाँ गंगा नदी की बेटा, ये तो भागीरथी, अलकनंदा और इसके बाद पिंडारी हिमनद से निकलती है ये पिंडार नदी, और कर्णप्रयाग में मिलती है ये। तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी बद्रीनाथ के दक्षिण से की ओर से रुद्रप्रयाग में मिलती है। त्रिशूल पर्वत के पश्चिम में पिंडार और नंदिका नदियाँ नंदप्रयाग में मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग के निकट मिलती हैं। यहीं से यह शिवालिक नदी को काटती हुई गंगा नदी के नाम से ऋषिकेश और हरिद्वार में पहुंचती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गंगा नदी है, इसकी देखिए बेटा, जो गंगा नदी है सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी में मिलती हैं और गंगा नाम पड़ता है। इसके बाद बेटा विष्णु गंगा जो जगह है वहाँ पर ये मिलती हैं। फिर विष्णु प्रयाग के निकट विष्णु गंगा मिलती हैं और ये एक हो जाती हैं। इसके बाद जो इसके देखिए बेटा, जब ये बहती है अलकनंदा तो इसके दोनों तरफ, एक तरफ नंदा देवी, एक तरफ बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ। फिर इसमें पिंडार हिमनद से निकलने वाली पिंडारी नदी मिलती है और ये कर्णप्रयाग के पास अलकनंदा से मिल जाती है। तो पिंडारी कर्णप्रयाग के पास मिलती है। इसके बाद आता है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी बेटा रुद्रप्रयाग में मिलती है और नंदप्रयाग में त्रिशूल पर्वत के पश्चिम में कहते हैं कि पिंडार और नंद का नदियाँ नंदप्रयाग में मिलती हैं। और इस प्रकार से देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर एक हो जाती हैं। और यहाँ से जो ये शिवालिक की पहाड़ियों को काटती है ये नदी, और पहाड़ों को काटते हुए ये मैदान में प्रवेश करती है और ऋषिकेश और हरिद्वार में जा पहुँचते हैं। तो ये गंगा नदी की जो प्रमुख स्रोत है वो गंगोत्री है। और यहाँ से ये केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गोमुख स्थान है जहाँ 6600 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। इसी से नीचे उतरकर गंगोत्री का जो पवित्र स्थान है, और इस हिमालय के निकट सतोपथ, शिवलिंग आदि कई ऊंची चोटियाँ हैं। मुख्य हिमालय के कुछ उत्तर में जाह्नवी नदी मिलकर भागीरथी से गंगोत्री के निकट मिलती है। तो दोनों नदियाँ एक होकर मुख्य हिमालय श्रेणियों में बंदर पूंछ और श्रीकांत चोटियों के बीच गहरी घाटी बनाती है। और तो ये भूगर्भ शास्त्रियों का विश्वास है कि गंगा का अपवाह पूर्वगामी है, ये हिमालय की श्रेणियों से भी पुराना है। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा का अपवाह पूर्वगामी है। अब आता है ऋषिकेश के बाद गंगा नदी में हरिद्वार के निकट ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और यहाँ पर बेटा अनेक शहर इसके गोद में बसे हुए हैं। तो यहाँ इसमें फिर गोमती नदी, छपरा के निकट घाघरा नदी और सोन नदी पटना के निकट मिलती है। इसी तरह से गंडक नदी, कोसी नदी भी गंगा में मिलती है। और यहाँ से आगे गंगा नदी पद्मा के नाम से राजमहल की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण पूर्व की बहती हुई और ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, अर्थात बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये मेघना नदी से मिलकर 97 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी है उसका विकास होता है।
और ये जब गंगा के डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सुंदरवन डेल्टा, जहाँ सुंदरी नामक पेड़ों की अधिकता होने के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण यहाँ विश्व के विशालकाय डेल्टा का निर्माण करती है। और बंगाल का सबसे बड़ा जलमार्ग हुगली नदी है, इसे विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे अधिक व्यस्त नदियों में से है। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। पूर्व का लंदन इसे कहते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये यहाँ का। तो इस प्रकार से हम गंगा अपवाह तंत्र का जिक्र करेंगे। थैंक यू बेटा।